नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। टोटल इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं 4। 2 आज के हैं और 2 देखो हमें परसों के भी आर्टिकल्स डिस्कस करने बाकी हैं। उनमें से हम एक आर्टिकल उठाएंगे और एक लेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। 2 आज के, एक पुराना और एक इंडियन एक्सप्रेस का। टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा मीडिया को रिस्ट्रेन करने से संबंधित ऑर्डर पास किया गया। पूरा मामला क्या है, एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कौन सा आर्टिकल था? दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे क्वेड से संबंधित। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पुराना बाकी है, एग्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित। और चौथे नंबर पे हम ये वाला क्लाइमेट जस्टिस से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा मीडिया को रिस्ट्रेन करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की या फिर ब्यूरोक्रेट्स की प्राइवेट पिक्चर्स या फिर वीडियोस, मतलब उनमें ब्यूरोक्रेट्स या फिर पॉलिटिकल लीडर्स इंटीमेट अवस्था में होते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, और मीडिया भी इस प्रकार की वीडियोस को, पिक्चर्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है क्योंकि उनको टीआरपी मिलती है। मैं आपसे पूछता हूं, ये सही है या फिर गलत है? इस प्रकार से चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसकी प्राइवेट वीडियोस को मीडिया में दिखाना सही है या गलत है? क्या ये उन लोगों के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है या फिर नहीं है? जैसे देखो, आपको पता है 2017 के बाद राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉई, कोई भी सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई मंत्री है, मतलब सरकारी पद पर बैठा कोई पर्सन है, वो पब्लिक लाइफ में तो बहुत अच्छा है, उसकी पब्लिक लाइफ ऐसी है कि वो पूरी तरह से ईमानदार है, इंटीग्रिटी वाला है, काम भी अच्छा करता है, लेकिन घर जाके वो पब्लिक एम्प्लॉई अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ मारपीट करता है रात को शराब पीकर। मतलब प्राइवेट स्फीयर में उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसा उसका कंडक्ट है प्राइवेट स्फीयर में। तो क्या उस सरकारी पद पर बैठे पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है उसके प्राइवेट स्फीयर में कंडक्ट के लिए? मतलब प्राइवेट स्फीयर में कंडक्ट खराब है, क्या इस वजह से तो इस चीज़ के लिए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो इस आर्टिकल में एड्रेस होंगे। कंटेक्स्ट आपको पता है, कर्नाटक में एक मिनिस्टर की कुछ वीडियोस वायरल हो गई जिसमें वो इंटीमेट अवस्था में है किसी महिला के साथ। इसके बाद कर्नाटक के उस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। अभी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। तो देखो, इसके बाद डर लगा कर्नाटक के वो मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफा दिया है कि उनकी कुछ और वीडियोस भी हैं, वो भी वायरल आने वाले समय में हो सकती हैं। तो फिर एक बीजेपी मेंबर और एक वकील, इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मीडिया को रोका जाए कि वो इस प्रकार की वीडियोस ना दिखाएं क्योंकि ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन है। केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स में देखो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गुड टेस्ट को ऑफेंड करे, डिसेंसी को ऑफेंड करे, या फिर फ्रेंडली कंट्रीज़ का क्रिटिसिज्म हो, तो ये एक प्रकार से केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन होगा। केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स में ये भी लिखा हुआ है किसी को डिफेम करना, आधा ट्रुथ, ये सब भी केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के वायलेशन में आते हैं। तो देखो, ये पिटीशन सुनने के बाद
आदेश दे दिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि आप केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स की ये जो कोड है ये इसका उल्लंघन ना हो, आप इंश्योर कीजिए। इंश्योर करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं कौन? ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस कमिश्नर। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने आदेश भी जारी कर दिया सभी मीडिया चैनल्स को कि आप इन रूल्स का पालन कीजिए और इस कोड को ब्रीच मत कीजिए, इस प्रकार की वीडियोस टीवी पर दिखा के या फिर केबल टेलीविजन पर दिखा के। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है टीवी न्यूज चैनल्स वो सब दिखा सकते हैं, उन सब इश्यूज को कवर कर सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हों। अब पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो इशू है वो देखो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। अब आपके मन में आया होगा किसी पॉलिटिकल लीडर की ऐसी वीडियोस टीवी पर दिखा के जिसमें वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो इंटीमेट हो रहा है दूसरे पर्सन के साथ, इसमें क्या पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है? तो आर्टिकल में कहा गया है देखो पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है। आरोप ये लग रहा है कि कर्नाटक के वो मिनिस्टर जिसकी वीडियो वायरल हुई उसने किसी महिला के साथ संबंध बनाए जॉब का झांसा देके। तो ये तो अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला है ना, आपने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया, उस महिला को प्रॉमिस किया कि आपको जॉब दी जाएगी और उसके बाद फिर ये वीडियो वायरल हुई। इस आर्गुमेंट के जवाब में कहा जाता है कि आप कैसे कह सकते हो कि उस मिनिस्टर ने जॉब का झांसा देकर किसी महिला के साथ संबंध बनाए, क्योंकि उस महिला ने ना तो शिकायत दी है पुलिस के सामने, ना ही उस महिला के बारे में कोई नॉलेज है। विपक्षी पार्टीज ने आरोप लगाया और आपने उस पॉलिटिकल लीडर की जो प्राइवेट वीडियोस हैं वो वायरल कर दी। तो क्या ये गलत नहीं है? आर्टिकल में दूसरा आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है बेशक देखो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा मामला हो, लेकिन आप किसी की प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये एक फंडामेंटल राइट है। और बेशक पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा मामला हो, आप किसी महिला को बिल्कुल डेरोगेटरी मैनर में नहीं दिखा सकते। आर्टिकल के लास्ट में देखो दो बातें बोली जाती हैं। एक तो कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा जो बोला गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि आप केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन ना हो ये इंश्योर कीजिए, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं इनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशन आ जाएगी किसी मीडिया चैनल को रिस्ट्रेन करने की। देखो ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कौन सी चीज़ जो है वो डिसेंसी को वायलेट करती है, या फिर किसी मीडिया चैनल के द्वारा दूसरे पर्सन को डिफेम किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑफिसर्स नहीं डिसाइड कर सकते, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उनका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जुडिशरी डिसाइड कर सकती है कि क्या मीडिया ने जो दिखाया वो आधा ट्रूथ है या फिर नहीं है, मतलब केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का उल्लंघन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और एक और चीज़ जो लास्ट में बोली जाती है वो ये है, देखो आमतौर पे हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स का कंडक्ट काफ़ी बार खराब होता है, ज़्यादातर बार खराब होता है, इसलिए उनसे संबंधित कुछ भी गलत जब सामने आता है या फिर परसेप्शन ऐसी सामने आती है कि ये गलत है, तो फिर उसको और भी ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो मीडिया चैनल्स जो हैं वो प्रेजुडाइज होकर काम ना करें, वो केस की मेरिट पे काम करें कि ये उन्हें दिखाना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें थोड़ा अपने आप से सेल्फ रेगुलेट अपने आप को करना चाहिए टीआरपी की दौड़ में, ऐसा नहीं कि आप दूसरों के राइट्स को वायलेट कर रहे हो। दूसरा देखो जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी है कि वो पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में भी इंटीग्रिटी, मोरालिटी, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स देखो एक प्रकार से देश को नेतृत्व देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, तो लोगों को वो लीड करते हैं। तो लीडर जब तक मोरालिटी को एक्सरसाइज नहीं करेगा तब तक जनता का जो विश्वास है कैसे किसी भी पॉलिटिकल लीडर में बढ़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेड के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में।
देखो 2007 में जब क्वाड का आइडिया, क्वाड जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, 2007 में पहली बार क्वाड का आइडिया निकल के आया था, लेकिन तब इसे ज़्यादा सीरियस लिया नहीं गया था। एक रीज़न तो ये है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि उस समय चाइना उतना एग्रेसिव नहीं था। बट देखो एक रीज़न ये भी था क्योंकि उस समय भी और आज भी चाइना पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाइना का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वाड के मेंबर कंट्रीज़ ने सोचा कि चाइना के खिलाफ हम एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन चाइना के बिना क्या हम पूरी तरह से अपना काम चला सकते हैं? क्या हमें चाइना की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है? तो उस समय इन देशों ने आंसर फाइंड आउट किया और मिला आंसर नो, क्योंकि उस समय चाइना की इंपॉर्टेंस थी ही काफ़ी ज़्यादा। जब तक कि देखो चाइना का वो विकल्प नहीं ढूंढ लेते, तब तक उन्हें क्वाड का आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। मतलब ये विभिन्न पॉलिसी एक्सपर्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि पहले चाइना का विकल्प ढूंढना जरूरी है, कि चाइना के अलावा और कोई भी देश हो जो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, जो पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री के तौर पे काम कर सके, जहां सप्लाई चेन से पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन से कनेक्टेड हो। अब देखो उस चीज़ को 13 साल हो चुके हैं, 2007 की ये बात है, बट अब चल रहा है 2021, बल्कि 14 साल हो गए हैं। अब क्वाड का जो आइडिया है काफ़ी तेज़ी से मजबूत होकर इमर्ज हो रहा है। इतना मजबूत होकर इमर्ज हो रहा है कि बाइडन ने राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत जल्द 20 जनवरी को बाइडन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, और 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कि क्वाड के जो लीडर्स हैं वो आपस में मिलेंगे, यानी क्वाड का समिट ऑर्गेनाइज होगा। आज ये समिट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि 14 सालों में क्या हो गया कि अब क्वाड मजबूत होकर इमर्ज हो रहा है। एक रीज़न तो देखो हमने परसों के आर्टिकल में ही डिस्कस किया था कि चाइना पहले उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कि आज है। इस वजह से बाकी देशों को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है चाइना से। कोविड-19 में चाइना की जो भूमिका रही, या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ चाइना किस प्रकार से एग्रेसिवनेस शो कर रहा है, इससे क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज को खतरा महसूस हुआ है। इसलिए वो और तेज़ी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में, और ये क्वाड का जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत होकर उभरा है। लेकिन देखो इसके साथ साथ एक और रीज़न जिस पे फोकस किया जाता है आर्टिकल में, कि अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना का विकल्प के रूप में इमर्ज हो रहा है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से ये साबित किया जाता है। पहले बात की जाती है पीपी किट स्कीम। जब देखो कोविड-19 की महामारी आई थी तो इंडिया में 0 मैन्युफैक्चरिंग होती थी पीपी किट्स की, ना के बराबर, बिल्कुल ही कम। लेकिन आज के समय में एक दिन में 10 लाख पीपी किट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में होती है। यही चीज़ देखो वेंटिलेटर्स और दूसरी एसेंशियल सप्लाईज के साथ है, जैसे HCQ ड्रग, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इनकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मैन्युफैक्चरिंग तो देखो पहले भी बहुत होती थी, लेकिन वेंटिलेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग पहले नहीं होती थी। महामारी आने के बाद एकदम से वेंटिलेटर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैक्सीन की आप बात कर लीजिए। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम की सहायता से इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता जा रहा है। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, बल्कि दूसरे देश जिनको वैक्सीन की आवश्यकता है उनको भी मिलियंस ऑफ वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट की जा रही हैं। चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, या फिर कैरेबियन आइलैंड्स हो, ब्राज़ील हो, सब देशों में इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल हो रही है। सब देश का मतलब देखो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं सब में इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर देशों की बात है, ज़्यादातर मेजर कंट्रीज़ में इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा पॉइंट, देखो इंडिया की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। जैसे सिरिंज की बात कीजिए, टीके में जो सुई लगती है, देखो वैक्सीन्स सुई के बिना तो यूजलेस हैं। और हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि देखो इन सिरिंजेस के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस और इसके अलावा दूसरी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो सिरिंजेस की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो वर्ल्ड के दूसरे देश जो हैं वो भी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं इन सिरिंजेस को हासिल करने के लिए। हमारे देश में देखो हिंदुस्तान सिरिंजेस जो हैं वो 1 मिनट में 6000
सुइयों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में देखो एक स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। उस स्कीम का नाम है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स सरकार को मिला इस स्कीम का और वर्ल्ड की टॉप 22 कंपनीज ने इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अप्लाई किया, इंक्लूडिंग एप्पल एंड सैमसंग मोबाइल फोन्स से संबंधित कंपनीज। अगले 5 सालों में हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो $150 बिलियन तक पहुंच जाएगी और $100 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। 5वां पॉइंट, 4th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम इंडिया का सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस जेट्स का ऑर्डर दिया है। देखो बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हाईटेक फाइटर प्लेन्स को बनाने की, और इस क्षेत्र में भी इंडिया की जो सक्सेस है ये एक माइलस्टोन है और वर्ल्ड के लीडिंग कंट्रीज़ की श्रेणी में इंडिया आ गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो टैक्स रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है, 15% के आसपास नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए हैं। FDI नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिए गए हैं और ज़्यादातर सेक्टर्स में 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में, और PSUs का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ताकि उनको एफिशिएंट बनाया जा सके। नया लेबर कोड आया है, 4 नए लेबर लॉज आए हैं, तो लेबर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए हैं। टैक्सेशन अब फेसलेस हो गया है। पहले इंस्पेक्टर राज के कारण जो कंपनीज को हरासमेंट का सामना करना पड़ता था, कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स रिश्वत की मांग करते थे फंसाने के चक्कर में, तो वो अब काफ़ी कम हो जाएगा फेसलेस टैक्सेशन के आने से। वर्ल्ड क्लास बैंकरप्सी लॉ इंडिया में है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम है, इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब चीज़ों को देखें तो अब देखो इंडिया एक नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इमर्ज हुआ है। पहले बाकी देशों की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, सभी जो सप्लाई चेन्स हैं वो चाइना से कनेक्टेड हैं, अब धीरे धीरे इंडिया भी चाइना के विकल्प के रूप में इमर्ज हो रहा है। इसी वजह से क्वाड का जो आइडिया है वो भी तेजी से जोर पकड़ रहा है। आज समिट होगा, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आज के समिट से। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्री रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो अभी पूरा देश डिवाइडेड है 3 नए फार्म लॉज को लेके। इसी बीच एक इंडेक्स रिलीज हुआ इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर 2019। जैसे देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है कि किसी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, उसी प्रकार से ये इंडेक्स है इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडेक्स 2019। ये इंडेक्स 8 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया जाता है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि किसी देश में रेगुलेटरी सिस्टम कितना ज़्यादा अनुकूल है फार्मिंग के, क्या किसी देश में लॉज अच्छे हैं ताकि किसान वहाँ पे आसानी से खेती कर सकें या फिर नहीं हैं। उसी हिसाब से विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स 2019 के जो रिलीज़ हुआ, इसमें 101 देशों को रैंकिंग दी गई है और 8 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनको ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी गई है। सबसे पहले सप्लाइंग सीड्स, दूसरे नंबर पे रजिस्टरिंग फर्टिलाइजर्स, तीसरे नंबर पे सिक्योरिंग वाटर, चौथे नंबर पे रजिस्टरिंग मशीनरी, सस्टेनिंग लाइव स्टॉक, प्रोटेक्टिंग प्लांट हेल्थ, ट्रेडिंग फूड और सबसे लास्ट में एक्सेसिंग फाइनेंस। एक बात देखो आप ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम पे फोकस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला इंडिकेटर है सप्लाइंग सीड, मतलब कि किसी भी देश में कानून कितने अनुकूल हैं जिससे आसानी से किसानों को सीड्स मिल सके। अगर कानून में कमियां हैं जिसकी वजह से सीड्स नहीं मिल पा रही हैं, तो इसका मतलब इस इंडिकेटर के संदर्भ में उस देश की जो परफॉर्मेंस है वो खराब है। दूसरे नंबर पे भी ठीक उसी प्रकार से क्या किसी देश में कानून इतने स्मूथ हैं कि किसानों को आसानी से फर्टिलाइज़र मिल जाए। अगर तो कानून स्मूथ नहीं है, कमियां हैं, कानून रिजिड हैं, सख्त हैं, किसान जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं,
तो इसका मतलब उस देश की परफॉर्मेंस खराब है इस इंडिकेटर के मामले में। मतलब ये इंडेक्स रेगुलेटरी सिस्टम को एसेस करता है इन इंडिकेटर्स के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की इस इंडेक्स में। जैसे हमने बात की 101 देशों के लिए ये रैंकिंग जारी की गई और इंडिया को इसमें स्थान प्राप्त हुआ 49th 49वां। तो ठीक ठीक सी इंडिया की सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठीक। टॉप स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं फ्रांस, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक। लेकिन देखो, अगर इमर्जिंग ग्रुप्स ऑफ 20 की बात करें, EG20, जिसमें वो देश आते हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इस ग्रुप में इंडिया की पोजीशन काफ़ी ख़राब है। सेकंड सबसे ख़राब जो रैंक है इस EG20 में, यानी इमर्जिंग 20 इकोनॉमीज में, वो इंडिया की ही है। इंडिया के अलावा सबसे ख़राब एग्री रेगुलेटरी सिस्टम सिर्फ साउथ अफ्रीका में है अगर हम बात करें इमर्जिंग इकोनॉमीज की। और देखो, इमर्जिंग इकोनॉमीज में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है टर्की को, उसके बाद नंबर आता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रशियन फेडरेशन, मैक्सिको और चाइना। इसके बाद अगर देखो हम स्पेसिफिक बात करें कि 8 में से कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पर इंडिया की सिचुएशन थोड़ी अच्छी है, जहां पे इंडिया के रेगुलेटरी लॉज थोड़े अच्छे हैं, और कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको लेके इंडिया के रेगुलेटरी लॉज बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस ख़राब है। तो देखो, 8 में से 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जिनमें इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी बचे हुए 5 इंडिकेटर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस ख़राब है। उन इंडिकेटर्स की बात करते हैं जिनमें इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है। सप्लाइंग सीड इंडिकेटर, मतलब क्या हमारे देश में लॉज या फिर रेगुलेशंस ऐसे हैं जिससे किसानों को आसानी से सीड्स मिल जाएं? जी हाँ, सीड्स के मामले में लॉज अच्छे हैं, किसानों को टाइमली सीड्स मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग फूड इंडिकेटर, ये इंडिकेटर असेस करता है हमारे देश के लॉज को, रेगुलेशंस को। क्या हमारे देश में कानून या फिर रेगुलेशंस ऐसे हैं किसान अपने फार्म प्रोडक्ट्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें? यस का मतलब देखो ये नहीं कि इन इंडिकेटर्स के मामले में इंडिया ने 101 देशों की लिस्ट में टॉप किया है, नहीं। यस का मतलब ये है कि बाकी 5 इंडिकेटर्स के संदर्भ में तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। कम से कम ये 3 इंडिकेटर हैं जिनके संदर्भ में इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक है। तीसरे नंबर पे है एक्सेसिंग फाइनेंस इंडिकेटर। क्या देश का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है कि किसान वेयर हाउसेस की रिसिप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस। देखो, वेयर हाउस में किसान अपनी फसल को जमा करवाते हैं, उन्हें रिसिप्ट मिलती है और उस रिसिप्ट के दम पर किसानों को लोन मिल जाता है। इसके बाद वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है सरकार को हमारे देश में एग्री रेगुलेटरी सिस्टम अच्छा बनाने पे फोकस करना चाहिए। इससे किसानों के बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे देश में लॉज और रेगुलेटरी सिस्टम जो इरिगेशन मैनेजमेंट से संबंधित हैं वो अगर अच्छे हैं, तो फिर नेचुरल डिजास्टर्स से किसान जो वल्नरेबल रहते हैं, एकदम से बारिश ज़्यादा आ गई, फसल बर्बाद हो गई, इन सब को ओवरकम किया जा सकता है। किसानों को एनकरेज किया जा सकता है कि वो रिस्कियर और हाई रिटर्न क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है, और इसके लिए किसानों को थोड़ा इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं। देखो, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर उनको एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरे देश, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, फिर उन क्रॉप्स को इंपोर्ट करते नहीं हैं इंडिया से अगर वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर खरा नहीं उतरते। तो देश में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर खरा उतरें ताकि उनका एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। एग्जाम्पल दिया जाता है पेरू का। पेरू का एक कानून है नेशनल एग्रेरियन हेल्थ सर्विस। इस कानून के बाद पेरू की SPS अथॉरिटी इन्वॉल्व हुई क्रॉप प्रोडक्शन में, और पेरू जो है वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर कंट्री में से एक बना
एग्रीकल्चर क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया का भी जो एग्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि क्रॉप्स सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के मामले में मजबूत हों, अच्छी हों। उसी प्रकार से अगर देखो सीड्स के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अच्छा है, तो सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी, नई क्रॉप वैरायटीज़ को फार्मर्स अपनाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि देखो अगर फार्मर्स को राहत पहुंचानी है, उनकी इनकम को अपलिफ्ट करना है, तो फिर हमारे देश में एग्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्लोबल एक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में देखो आर्टिकल में कहा जाता है ट्रंप क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू को लेकर ज़्यादा सीरियस थे नहीं। ट्रंप के कार्यकाल में यूएस से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गया, लेकिन जब चुनाव प्रचार चल रहा था यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, तो बाइडन ने यह वादा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो यूएसए फिर से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को ज्वाइन करेगा और इसके अलावा भी सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए। तो अब बाइडन राष्ट्रपति बन गए हैं, तो यूएसए से उम्मीदें हैं कि यूएसए क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस होगा और ऐसा होता भी दिखाई दे रहा है। अभी देखो हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति बाइडन ने मेजर इकोनॉमीज फोरम का समिट बुलाने का आइडिया रखा। बाइडन ने प्रपोज किया कि मेजर इकोनॉमीज फोरम का समिट ऑर्गेनाइज होना चाहिए इस साल के अप्रैल में, ताकि क्लाइमेट चेंज को लेके विभिन्न देशों के बीच नेगोशिएशंस हों और कोई जल्द ही कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जा सके। वैसे देखो अपने आप वो नेगोशिएशंस तो पैरेलली चलती ही रहती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 2020 के बाद से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है और इंडिया के काफ़ी अच्छे प्रयास हैं। इंडिया ने जो कमिटमेंट की हैं, जो टारगेट रखे हैं, उनको अचीव करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ रहा है। बट फिर भी बाइडन ने कहा कि मेजर इकोनॉमीज फोरम का समिट ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि और ज़्यादा सीरियस एक्शंस लिए जा सके क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू के एड्रेस करने के लिए। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो बाइडन तो बल्कि ओबामा से भी ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू के संदर्भ में। पहले देखो मेजर इकोनॉमीज फोरम का नाम रखा गया था मेजर एमिटर्स फोरम, समझ गए? मेजर एमिटर्स फोरम मतलब वो देश जो जहां से कार्बन सबसे ज़्यादा एमिट होता है उन देशों का समिट बुलाया जाए। बट विभिन्न देशों ने कहा कि भैया हमें इस ग्रुप में आप शामिल मत कीजिए, हम मेजर एमिटर नहीं हैं। तो बाइडन ने कहा चलो ठीक है, आपको एमिटर वाले ग्रुप में नहीं डालते हैं, ग्रुप का नाम ही चेंज कर देते हैं, मेजर इकोनॉमी फोरम हम नाम रख देते हैं ग्रुप का, क्योंकि एमिटर शब्द से दिक्कत थी कई देशों को। लेकिन राइटर कहते हैं देखो गहरा नाता है इकोनॉमी और एमिटर के बीच में, जीडीपी और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के बीच एक गहरा रिश्ता है। वो कंट्रीज जो बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं वहां से कार्बन का एमिशन भी ज़्यादा होता है। बट देखो एक तरफ जहां अब कई सारे देश ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 2050 आते आते नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएंगे, जैसे साउथ कोरिया, जापान ने ये वादा किया है, चाइना ने भी वादा किया है 2060 से पहले हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। इंडिया ने अभी तक ऐसा वादा नहीं किया है, लेकिन चाइना के ऊपर प्रेशर है कि वो अपने टारगेट को 10 साल एडवांस करें, 2060 के बजाय 2050 से पहले वो नेट कार्बन न्यूट्रल कंट्री बने, यानी जितना कार्बन एमिट हो उतना ही एब्जॉर्ब भी हो। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि देखो बहुत सारे देशों ने अब टाइम फ्रेम रख दिया है कि इससे पहले वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। ऑलमोस्ट 65% एमिशन जिन देशों से होता है उन्होंने एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर कार्बन न्यूट्रल कंट्री होने का टारगेट रख दिया है यूएन सेक्रेटरी जनरल ने। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि 2021 खत्म होने तक ऑलमोस्ट 90% एमिशन वाले जो देश हैं वो ये टारगेट रखें तो फिर क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखो इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे अब टारगेट तो आप रख दो कि हाँ 2050 से पहले हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिव्यू और वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है।
और अगर कोई कंट्री टारगेट को अचीव नहीं करता है तो सिर्फ नेमिंग और शेमिंग से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, ऐसा प्रोविजन करना होगा। नेक्स्ट इशू देखो, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बात की जाती है, जो एक टर्म होती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है कि क्लाइमेट चेंज को होने से रोका जाए, बट कुछ देशों की ज़्यादा बनती है। आज के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़, इन्होंने पास्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, तो ये देश मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे यूएसए, यूके। तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है एज कंपेरिजन टू इंडिया जैसे कंट्रीज जो अभी धीरे धीरे डेवलप होने की कोशिश कर रही हैं। समझ गए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है लेकिन सेम नहीं है, किसी किसी की ज़्यादा है। बट देखो, इंडिया तो चाहता है इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाए, बट यूएसए अब इस कंसेप्ट को इग्नोर कर रहा है। इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया अब बड़ी इकोनॉमी भी है। पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो है फिर भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम है और इंडिया को डेवलपमेंट की अभी दरकरार है, क्योंकि गरीबी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए इस कंसेप्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखो, यूरोपियन यूनियन अब क्या कर रहा है, वो देश जो कार्बन को कट करने का टारगेट अचीव नहीं कर पा रही हैं, फिर उन देशों से अगर माल को इंपोर्ट किया जाएगा तो यूरोपियन यूनियन उन देशों पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने टारगेट रखा था कार्बन एमिशन को कम करने का, लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में माल भेजेगा तो यूरोपियन यूनियन साउथ अफ्रीका के माल पर ज़्यादा टैक्स लगाएगा। अभी तो ये आइडिया सिर्फ यूरोपियन यूनियन के द्वारा रखा गया है, बाद में ये आइडिया यूएसए के द्वारा भी अपनाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूटीओ फिर इस बात को राजी हो सकता है, इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे कोई भी देश टैरिफ लगा सकता है। ये एक नया कंसेप्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट इशू है मनी का। काफ़ी सारे देश देखो ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है एमिशंस को कम करने के लिए। अब जैसे देखो इंडिया है, इंडिया में तो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है, बट काफ़ी अफ्रीका के गरीब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कोल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। वो तो बोलते हैं ना कि हमारे पास भैया सोलर पैनल्स का अभाव है, विंड प्लांट्स जनरेट करने के प्रोड्यूस करने के इस्टाब्लिश करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये भी एक इशू है। लास्ट में देखो वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है, रघुराम राजन ने अभी एक आइडिया रखा था कि आप एक कोटा रख दो कि विभिन्न कंट्रीज जैसे पर कैपिटा 5 टन से अगर कम एमिट करेंगे तो उनको तो इंसेंटिव मिलेगा, और वो देश जहाँ पे पर कैपिटा एमिशन 5 टन से ज़्यादा होगा वहाँ उन देशों को एक ग्लोबल फंड में पैसा जमा करवाना होगा, और उस ग्लोबल फंड से पैसा मिल जाए उन गरीब देशों को जिनके पास पैसे नहीं हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने के लिए और एमिशन को कम करने के लिए। बट देखो इस आइडिया के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये आइडिया भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को तो इग्नोर ही करता है। बट अच्छी बात यह है कि अब बाइडन के राष्ट्रपति बनने से कम चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही। ट्रंप के कार्यकाल में तो पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज के प्रति जो एक्शन था वो ढीला पड़ गया था। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया क्लाइमेट चेंज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।